सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विशेषण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं विशेषण के विषय में। पाठ 12 विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक किसान गरीब है लेकिन ईमानदार है। मेरे पास 4 बल्ले हैं। अमित ने अपना सारा धन बर्बाद कर दिया। वह घर किसका है? उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द गरीब, ईमानदार, 4, सारा तथा वह अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता, गुण या मात्रा बता रहे हैं। इन्हें विशेषण कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, जो हमने अभी उदाहरण पढ़े, जैसे किसान गरीब है लेकिन ईमानदार है, मेरे पास 4 बल्ले हैं, अमित ने अपना सारा धन बर्बाद कर दिया, वह घर किसका है, इन सभी में हम देख पा रहे हैं कि जो गरीब है, ईमानदार है, 4, सारा और वह, ये सारे जो शब्द आए हैं वो अपने साथ कुछ संज्ञा शब्दों को लिए हैं और उन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो जो भी शब्द ऐसे हों जो या तो संज्ञा की विशेषता बताएं या फिर सर्वनाम की विशेषता बताएं, ऐसे शब्दों को हम व्याकरण की भाषा में विशेषण कहते हैं। क्या आप जानते हैं जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अभी बहुत अच्छा लड़का है। तो ऐसे भी हमारे भाषा में ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है। अगर ऐसे शब्द हैं जो कि विशेषण की विशेषता बता रहे हैं तो उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की, जिन संज्ञा शब्दों की, जिन सर्वनाम शब्दों की विशेषण विशेषता बता रहे हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। अब हम विशेषण के भेद जान लेते हैं। कितने हैं विशेषण के भेद? विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद हैं। विशेषण की 4 भेद हैं। सबसे पहला आता है गुणवाचक विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, भाव, अवस्था, स्थान आदि का बोध कराने वाले विशेषण शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अमित अच्छा लड़का है। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द अमित अच्छा लड़का है, रीता सुंदर लड़की है। तो जो भी संज्ञा और सर्वनाम के गुण बताएं, उसके दोष बताएं, रंग, आकार, भाव, उनकी अवस्था, स्थान आदि का बोध कराते हैं, जो ऐसे विशेषण शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण है अमित अच्छा लड़का है, रीता सुंदर लड़की है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द अच्छा और सुंदर क्रमशः लड़का और लड़की संज्ञा शब्दों की विशेषता का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो हमने यहाँ पर देखा अच्छा और सुंदर शब्द आए हैं जो कि एक लड़के और लड़की की विशेषता को बता रहे हैं, और लड़का और लड़की संज्ञा शब्द होते हैं, ये उनकी विशेषता यानी कि उनके गुणों को बता रहे हैं, इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण है। अन्य गुणवाचक विशेषण इस प्रकार है। तो यहाँ पर तालिका नहीं, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि गुणवाचक विशेषण कौन कौन से शब्द होते हैं, कि कौन कौन से शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण के अंदर रख सकते हैं। तो सबसे पहले स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, तीखा, फीका, चटपटा आदि। दशा या अवस्था वाले शब्द स्वस्थ, कमजोर, हल्का, गरीब, रोगी, भारी, सूखा आदि। कालवाची शब्द प्राचीन, नवीन, सायकालीन, आधुनिक, वार्षिक, मासिक, पाक्षिक, दैनिक आदि। स्पर्श सख्त, मुलायम, ठंडा, गर्म, कोमल, खुरदरा आदि। स्थान स्थिति ग्रामीण, शहरी, भारतीय, देशी, विदेशी, जापानी, निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी आदि। गुण अच्छा, ईमानदार, विनम्र, सरल, बुद्धिमान, दानी, सभ्य, शिष्ट आदि। दोष बुरा, क्रूर, कठोर, झूठा, घमंडी, बेईमान, पापी, डरपोक, निर्दयी आदि। रंग रूप लाल, नीला, पीला, चमकीला, गोरा, काला, गेहुआ, आकर्षक आदि। आकार छोटा, बड़ा, लंबा, गोलाकार, चपटा, ऊंचा, मोटा, पतला आदि। तो ये सारे अगर शब्द किसी भी संज्ञा से पहले आते हैं या किसी भी सर्वनाम के साथ आते हैं, तो यानी कि ये संज्ञा के साथ भी आ सकते हैं, सर्वनाम के साथ भी आ सकते हैं, तो ये उनकी विशेषता बता रहे होंगे, उनके गुण को बता रहे होंगे, उनके दोषों को बता रहे होंगे। तो ये होंगे गुणवाची विशेषण, गुणवाचक विशेषण हम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे परिमाणवाचक विशेषण। ये विशेषण का हमारा अगला भेद है।
इसमें जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा उसकी माप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अभी 3 किलो दूध लाया, गिलास में थोड़ा सा पानी है। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द 3 किलो, थोड़ा सा, क्रमशः दूध और पानी संज्ञा शब्दों की मात्रा अथवा माप तोल का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की मात्रा अथवा उसके मापतोल को बताते हैं कि वो मात्रा में कितनी है, वो कितने किलो की है, उसका माप क्या है, नाप क्या है, तो इसका बारे में बताते हैं, इसलिए इन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण, अभी 3 किलो दूध लाए, गिलास में थोड़ा सा पानी है। तो यहाँ पे 3 किलो और थोड़ा सा क्या बता रहे हैं, एक तरीके से संज्ञा शब्दों की मात्रा और मापतोल को बता रहे हैं, इसीलिए इनको परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो वो है किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल का बोध कराने वाले विशेषण शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जय 2 किलो दूध लाया, छवि 250 ग्राम हल्दी लाई। तो एक किसी वस्तु की निश्चित मात्रा को बताए, जो निश्चित माप तोल को बताए, तो ऐसे विशेषण को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। यहाँ पर उदाहरण है जय 2 किलो, तो यहाँ पर 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक। तभी 250 ग्राम हल्दी लाई, तो 250 ग्राम एक निश्चित तोल है, निश्चित माप है, इसीलिए ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण होगा, निश्चित वाला। उसके बाद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल का बोध न कराने वाले विशेषण शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चाय में थोड़ी चीनी डालना, आज मैंने कम खाना खाया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि थोड़ी और कम किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा को नहीं बता पा रहा, उसकी निश्चित माप तोल को नहीं बता पा रहा, निश्चित तौर पर नहीं कह पा रहा, इसीलिए इसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताते हैं। जैसे उदाहरण है, डाल पर 2 तोते बैठे हैं, सभी बच्चे खेल रहे हैं। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 2 और सभी क्या बता रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या को बता रहे हैं। और इस आधार पर संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द विशेष संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं या वो कहलाते हैं। हमारी कक्षा में 50 छात्र है, कमरे में 2 पंखे लगे हैं, तो हम देख रहे हैं जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे वो निश्चित संख्या का बोध कराएंगे, चाहे वो संज्ञा की हो चाहे वो सर्वनाम की हो। हम पूरी तौर पे कह सकते हैं कि ये इतनी है संख्या में। जैसे कक्षा में 50 छात्र हैं, हम छात्रों की संख्या बता सकते हैं, कमरे में 2 पंखे लगे हैं, हम पंखों की संख्या बता सकते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसके ठीक उल्टे होते हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवा पाते उन्हें अनिश्चित कहा जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। आज कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित है, बम धमाके में कुछ लोग बेहोश हो गए। तो यहाँ पर कम और कुछ के माध्यम से हम नहीं बता सकते कि वास्तव में संख्या क्या है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होंगे, जो सर्वनाम शब्द होंगे तो वो सर्वनाम, लेकिन वो संज्ञा से ठीक पहले लगेंगे और फिर संज्ञा शब्दों की विशेषता को बताएंगे, ऐसे को कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। उन लड़कों को यहाँ बुलाओ, वह साड़ी मुझे पसंद है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इन दोनों उदाहरणों में उन और वह, लड़कों और साड़ी। तो लड़कों और साड़ी क्या है, संज्ञा शब्द, और उनसे पहले लगे हैं सर्वनाम शब्द उन और वह, और वो संज्ञा की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। इन्हें हम सर्वनाम नहीं कहेंगे, इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। अब अंतर बताया गया है कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में हम क्या अंतर कर सकते हैं, किस आधार पर हम उनका अंतर बता सकते हैं। जिन विशेष्यों वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की गणना की जा सकती है
उन्हीं को ही संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जिन विशेषों वस्तु अथवा व्यक्तियों की गणना नहीं की जा सकती, उन्हें केवल मापा तोला जा सकता है, उनकी मात्रा बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं को, जिन व्यक्तियों को, जिस भी सामान को हम गिन सकते हैं, उनकी हम संख्या बता सकते हैं, वो संख्यावाचक होंगे। और जिन वस्तुओं को, जिन व्यक्तियों को, जिस सामान को हम गिन नहीं सकते, केवल उसकी को तोल सकते हैं, उसकी को माप सकते हैं, लंबाई चौड़ाई या किसी भी आधार पर हम उसकी माप कर सकते हैं, तो वो होंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो दोनों के उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण, कक्षा में 40 छात्र बैठे हैं, मेरा भाई मुझसे कुछ वर्ष छोटा है। और परिमाणवाचक, घर में थोड़ा दूध बचा है, कल बहुत बारिश हुई थी। तो उदाहरणों के माध्यम से भी हमें समझ में आ रहा है कि पहले वाले कक्षा में 40 हम छात्रों को गिन सकते हैं, दूध को हम गिन नहीं सकते, उसको हम तोल सकते हैं। मेरा भाई मुझसे कुछ वर्ष छोटा है, हम वर्षों को गिन सकते हैं। और लेकिन हम बारिश की कोई गिनती नहीं कर सकते, केवल हम उसको माप सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अब अंतर बताया गया सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषणों में। क्या अंतर है? दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। वो क्या है? जब किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है तो वह सर्वनाम कहलाता है, लेकिन जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा से पहले किया जाता है तो वह उस संज्ञा की विशेषता बताता है, तो वह सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। तो अगर हम सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से पहले कर रहे हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण, अगर संज्ञा के स्थान पर कर रहे हैं तो सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा से पहले अगर वो लगेगा तो संज्ञा शब्दों की विशेषता को बतलाएगा, और संज्ञा के स्थान पर आएगा तो वो सर्वनाम होगा। इसका सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। उदाहरण, वह बाजार जा रहा है, वह आदमी बाजार जा रहा है। कोई बैठा है, कोई लड़का बैठा है। तो हम दोनों में अंतर देख रहे हैं कि यहाँ पर तो पहले वाले उदाहरण में सर्वनाम के में क्या कर रहे हैं, वह बाजार जा रहा है, संज्ञा के स्थान पर है, और जिसमें वह आदमी, आदमी संज्ञा और उसके पहले लगा रहे हैं हम। कोई बैठा है क्रिया से पहले, सर्वनाम में संज्ञा के स्थान पर है, और लड़के से पहले अगर हम कोई लगा रहे हैं तो सार्वनामिक विशेषण। अब है विशेषण की तुलना। विशेषण की हम तुलना करते हैं। गुण दोष रंग रूप के ऐसे परस्पर मिलान को विशेषणों की तुलना कहते हैं, अथवा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोषों अथवा रंग रूप की तुलना करने को विशेषणों की तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर हम किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, किसी भी चीज के गुण या दोष उसके रंग रूप के आधार पर तुलना कर रहे हैं दो चीजों की, तो उसकी विशेषताओं के आधार पर अगर हम तुलना कर रहे हैं तो उसको हम विशेषणों की तुलना कहते हैं। और इस आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। मूल अवस्था, इस अवस्था में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की सामान्य रूप से विशेषता बताई जाती है, इनमें कोई तुलना नहीं होती। तो विशेषण की जो मूलावस्था होती है, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु की विशेषता बताई जाएगी, किसी दूसरी चीज से उसकी तुलना नहीं की जाएगी। जैसे ऊंट की गर्दन लंबी है, अमिता सुंदर लड़की है। उत्तरावस्था में क्या होता है? इस अवस्था में किसी विशेषण द्वारा दो व्यक्तियों, वस्तुओं तथा अथवा प्राणियों की तुलना कर उनमें से किसी एक की न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। जैसे शेर बाघ से अधिक शक्तिशाली होता है, हिरण्यकश्यप कंस से अधिक अहंकारी राजा था। तो इस वाली अवस्था में क्या होता है? दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, दो प्राणियों की आपस में तुलना की जाती है। दोनों को एक दूसरे से तुलना करके ये बताया जाता है कि कौन सी वस्तु पहली वाली वस्तु से अधिक है या फिर दूसरी वाली वस्तु अधिक है। एक को कम बताया जाता है और दूसरे को अधिक बताया जाता है। वो कोई सी भी हो सकती है। जैसे उदाहरण में शेर बाघ से अधिक शक्तिशाली, शेर और बाघ की तुलना कर रहे हैं और शेर को बाघ से शक्तिशाली बता रहे हैं। ऐसे ही हिरण्यकश्यप कंस से अधिक अहंकारी राजा था, हिरण्यकश्यप को ज्यादा अहंकारी बता रहे हैं कंस से, दोनों की तुलना हो रही है। नेक्स्ट है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है? इस अवस्था में दो या दो से अधिक वस्तुओं की आपस में तुलना तो की जाती है, लेकिन केवल एक चीज को या तो सबसे कम बताया जाएगा और या फिर सबसे ज्यादा बताया जाएगा, कि या तो वो बहुत सबसे ज्यादा है या फिर वो सबसे कम है। जैसे कोबरा सबसे अधिक जहरीला सांप है, अशोक सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोबरा को सबसे अधिक जहरीला बताया जा रहा है और अशोक को सबसे शक्तिशाली बताया।
तो ये इसमें क्या होता है उत्तम अवस्था में, बस सबसे ज्यादा वाला चीज होती है कि सबसे ज्यादा है या फिर सबसे कम है। क्या आप जानते हैं उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था को दर्शाने के लिए मूलावस्था के अंत में क्रमशः तर और तम प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे लघु लघुतर लघुतम, कटु कटुतर कटुतम। केवल गुणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों की ही तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी विशेषण की उत्तरावस्था या उत्तमावस्था को दिखा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उत्तरावस्था में तो तर तर लगा देंगे मूल अवस्था के अंतर्गत, और उत्तमावस्था में तम तम लगा देंगे। जैसे लघु है, ये मूलावस्था है, लघुतर उत्तरावस्था बन गई और लघुतम उत्तमावस्था बन गई। ऐसी कटु मूलावस्था, कटुतर उत्तरावस्था और कटुतम उत्तमावस्था। और ये केवल हम गुणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों में ही इसका प्रयोग करते हैं। तुलनात्मक अवस्थाओं के कुछ अन्य उदाहरण अब उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। मूलावस्था योग्य योग्यतर योग्यतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, नवीन नवीनतर नवीनतम, प्राचीन प्राचीनतर प्राचीनतम, उच्च उच्चतर उच्चतम। ये सारे हमने अवस्थाओं के साथ विशेषणों को जान लिया है। अब है विशेषणों की रचना। विशेषण शब्दों की हम रचना किस प्रकार से करते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः विशेषण शब्द तो कम ही हैं, किंतु अधिकांश विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग तथा प्रत्यय लगाकर की जाती है। तो जो विशेषण शब्दों की रचना की जाती है अपने आप तो बहुत कम है। ये विशेषण हम क्या करते हैं, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ, अव्ययों के साथ कुछ प्रत्ययों को लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, विशेषण शब्दों की रचना हो जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से विशेषण शब्दों की रचना कर रहे हैं हम। सबसे पहले संज्ञा शब्दों के द्वारा हम विशेषण शब्दों की रचना किस प्रकार से करते हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं। संज्ञा शब्द में ई प्रत्यय जोड़कर, तो संज्ञा शब्द कपट, ई जोड़ा कपटी, रोग, ई जोड़ा रोगी, लोभ लोभी, दोष दोषी, योग योगी, दुख दुखी। तो यहाँ पर हमने ई जोड़कर बनाए हैं विशेषण शब्द। अब ये लगाकर आदर आदरणीय, जाति जातीय, भारत भारतीय, स्मरण स्मरणीय, राष्ट्र राष्ट्रीय, शासक शासकीय। अब संज्ञा शब्दों में हम एक प्रत्यय लगा देते हैं। शब्द शाब्दिक, पक्ष पाक्षिक, धर्म धार्मिक, वर्ष वार्षिक, अर्थ आर्थिक, अंश आंशिक। इत लगा दें, अगर हम इत प्रत्यय को जोड़ दें, घृणा घृणित, पुष्प पुष्पित, चित्र चित्रित, आश्रय आश्रित, चिंता चिंतित, इच्छा इच्छित। और संज्ञा शब्दों में वान और मान जोड़ दें, धन धनवान, रूप रूपवान, दया दयावान, बल बलवान, गाड़ी गाड़ीवान, ज्ञान ज्ञानवान। एरा और एला अगर जोड़ दें संज्ञा शब्दों में तो हम किस प्रकार से बनेंगे, देखते हैं। चाचा चचेरा, फूफा फुफेरा, विष विशैला। संज्ञा शब्दों में मति जोड़ दें और वती जोड़ दें, श्री श्रीमती, बुद्धि बुद्धिमती, रूप रूपवती। इन प्रत्यय को जोड़ दें तो किस प्रकार से विशेषण बनेंगे, नमक नमकीन, शौक शौकीन, रंग रंगीन। ईला प्रत्यय को अगर हम जोड़ देते हैं, चमक चमकीला, बर्फ बर्फीला, फुर्ती फुर्तीला, रस रसीला, जहर जहरीला, शर्म शर्मीला। अब है सर्वनाम शब्दों के द्वारा विशेषणों की किस प्रकार से रचना की जाती है। तो सर्वनाम है एक कॉलम में और दूसरे में विशेषण है। मैं मेरा, हम हमारा, कौन कैसा, जो जैसा, वह वैसा, यह ऐसा। क्रिया शब्दों के द्वारा विशेषणों की रचना, खेल खिलाड़ी, भूलना भुलक्कड़, विश्वास विश्वसनीय, अड़ना अड़ियल, पढ़ना पढ़ाकू, लड़ना लड़ाकू। अब अव्यय शब्दों के द्वारा विशेषणों की रचना हम किस प्रकार से करते हैं। एक कॉलम में अव्यय और दूसरे में उनसे बने हुए विशेषण है। बाहर, बाहर से बन जाएगा बाहरी, भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी, आगे अगला, पीछे पिछला, नीचे निचला। तो यहाँ पर हमने देखा कि विशेषण शब्दों की रचना हम किस प्रकार से संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, अव्ययों के द्वारा और क्रिया के द्वारा करते हैं। अब है विशेषणों का रूप परिवर्तन। विशेषणों का रूप परिवर्तन होता है, वो किस प्रकार से होता है ये जानते हैं। लिंग वचन और कारक के कारण विशेषणों का रूप बदल जाता है। अगर लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए,
और कारक बदल जाए तो विशेषणों के रूप में भी अंतर आ जाता है। अ अंत वाले विशेषणों के लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर अंत में आ रहा है, विशेषण के अंत में आ रहा है, तो लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए या फिर कारक बदल जाए, उनमें परिवर्तन नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा। जैसे चंचल लड़का, चंचल लड़की, दुर्बल बच्चा, दुर्बल बच्चे, चंचल लड़के, चंचल लड़कियां, दुर्बल बच्चे, दुर्बल महिलाएं, दुर्बल समाज आदि। तो हमने यहाँ देखा दुर्बल और चंचल का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो चाहे वो लड़का हो रहा है चाहे वो लड़की हो रहा है, उनके वचन बदल रहे हैं, लड़के हो रहे हैं, लड़कियां हो रही हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। आ अंत वाले विशेषणों में लिंग, वचन, कारक उसके विशेष्य संज्ञाओं के अनुसार परिवर्तित होते हैं। अगर किसी विशेषण के अंत में आ रहा है तो लिंग, वचन और कारक अगर बदल रहे हैं तो वो संज्ञाओं के अनुसार ही बदलेंगे। जैसे पीला कपड़ा, पीले कपड़े, पीली चादर आदि, कच्चा आम, कच्चे पपीते, कच्ची सब्जियां आदि। तो क्या हो रहा है, जो संज्ञा शब्द आ रहे हैं बाद में, उनके हिसाब से हम विशेषण में परिवर्तन करेंगे। ई तथा उ अंत वाले विशेषणों के लिंग, वचन और कारकों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर विशेषण शब्द के अंत में ई आ रहा है, उ आ रहा है, तो भी लिंग, वचन, कारक चाहे बदल जाए उनमें कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे विदेशी वस्त्र, विदेशी चीजें, विदेशी पुरुष, विदेशी समाज आदि। दयालु पुरुष, दयालु स्त्रियां, दयालु मनुष्य, दयालु संत आदि। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लिंग बदल रहा है, कारक बदल रहे हैं, वचन बदल रहे हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। सार्वनामिक विशेषण सर्वनामों की तरह परिवर्तित होते हैं। जो सार्वनामिक विशेषण का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो जिस प्रकार से सर्वनाम में बदलाव आता है, इसी प्रकार से इन विशेषणों में भी बदलाव होगा। यह लड़का, ये लड़के, इन लड़कों ने, इस लड़के ने आदि। वह लड़की, वे लड़कियां, उन लड़कियों ने, उस लड़कियों ने आदि। तो जिस प्रकार से सर्वनाम बदलता है, वचन के अनुसार बदलता है, वो लिंग के अनुसार बदलता है, ऐसे ही सार्वनामिक विशेषण में भी अंतर आ जाता है। हमने पाठ में अच्छी प्रकार से जाना विशेषण के विषय में। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लेते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, अब बताइए इसे और उसे करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों इस प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, तो वो कहलाते हैं विशेषण। तो हमारा ए विकल्प सही है, उसके गोले को हम रंग लेते हैं। नेक्स्ट है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 7। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। बी विकल्प इसमें हमारा सही है, बी विकल्प पर लगाते हैं। नेक्स्ट है, विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हीं कहते हैं क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य, अव्यय, तो उन्हें कहा जाता है विशेषण। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो है विशेष्य। तो हमारा सी विकल्प सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें बताना है कि विशेषण कौन सा और विशेष्य कौन सा है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले विशेषण है पहले में सफेद, और विशेष्य गायें। इसके अलावा विशेषण है बहुत, और विशेष्य है दूध। नेक्स्ट है अमन विनम्र और मृदुभाषी लड़का है। तो अमन और दूसरा क्या हो जाएगा? लड़का विनम्र, मृदुभाषी। नेक्स्ट है उस औरत के 3 बेटे हैं। तो उस औरत उस औरत और फिर
अगला है 3। नेक्स्ट है बेटे। अगला करेंगे, नेक्स्ट है दीपा ने कुछ किताबें खरीदी। तो यहाँ पर है कुछ और किताबें, तो कुछ क्या हो जाएगा, कुछ है विशेषण और किताबें हैं विशेष्य। नेक्स्ट है किसान के पास अनेक खेत हैं। अनेक लिखेंगे, अनेक विशेषण और खेत विशेष्य। नेक्स्ट है दो बंदरों ने पके आम खा लिए। दो और पके भी आ जाएगा इसमें, बंदर और आम। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषणों की उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था लिखिए। उच्च तर, उच्च तम, मृदु तर, मृदु तम, श्रेष्ठ तर, श्रेष्ठ तम। नेक्स्ट है निम्न तर, निम्न तम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। तो गरीब, गरीबी से गरीब, कपट से कपटी, अर्थ से आर्थिक, फल से फलित। नेक्स्ट है पुष्प, पुष्प से पुष्पित। आदर से क्या बनेगा, आदरणीय। नेक्स्ट है रोग से रोगी और ऊपर से ऊपरी। तो बच्चों हमने ये अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना विशेषण के विषय में कि विशेषण क्या होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। पाठ को बिल्कुल अच्छी प्रकार से फिर से पढ़ेंगे और विशेषण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।